Hello everyone and welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes, and today I am here to represent the new chapter Heat in Physics। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्पन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आरती सिंह और आज आपको फिजिक्स के एक नया चैप्टर ऊष्मा के बारे में कुछ परिचय देना चाहती हूँ। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा को मेज़र करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ऊष्मा की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ये हम कैसे पता लगाते हैं। ठीक, इन चीज़ों को पता हम कैसे लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। हम देखते हैं कि अपने जब आसपास की जगह पे रहते हैं दैनिक जीवन में, तो हम बहुत सारे ऐसी वस्तुओं के कांटेक्ट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं तो कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाय की बात करते हैं तो वो गर्म है, लेकिन वहीं अगर हम आइस की या बर्फ़ की बात करें तो वो ठंडी है। तो ये दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ पर हम जब इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फील करते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म हैं और कुछ चीज़ें हमारी ठंडी हैं। ठीक, आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तु दूसरी वस्तुओं के अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। हमने ये देखा है कि कुछ वस्तुएं ज़्यादा गर्म हैं तो कुछ वस्तुएं कम गर्म होती हैं, कुछ वस्तुएं कम ठंडी हैं तो कुछ वस्तुएं ज़्यादा ठंडी होती हैं। लेकिन हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है। हम अक्सर क्या करते हैं, उन्हें टच करके, स्पर्श करके हम ये पता लगाते हैं कि हाँ कौन सी वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है और कौन सी वस्तु कितनी कम गर्म है, या वो कितनी ज़्यादा ठंडी है या वो कितनी कम ठंडी है। परंतु ये क्या है, ये हमारा सेंस ऑर्गन है जो ये बताता है कि वो वस्तु कितनी ठंडी है और कोई वस्तु कितनी गर्म है। कि लेकिन क्या ये सेंस ऑर्गन हमारे हमेशा काम कर सकते हैं? क्या इन सेंस ऑर्गन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्या ये हमेशा हमें हर एक चीज़ का पता लगाने में मदद करेंगी कि हम पता कर लें कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। ठीक, कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इन सब चीज़ों को लेकर हम अपने सेंस ऑर्गन पर हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यह हमें कभी कभी हमें धोखा भी दे सकती हैं कि क्या पता हम ना बता पाएँ कि वो ठंडी है कि वो गर्म है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि वास्तव में वस्तु ठंडी है कि गर्म है। तो किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीयता को माप करने के लिए हम जिन युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। जैसे जब हमारे सेंस ऑर्गन इन चीज़ों का पता नहीं लगा पाते हैं तो हमें उन्हें मेज़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का, कुछ युक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हम उनके ताप का, उनके टेम्परेचर का पता लगा सकें। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह देते हैं, तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। अब ये तापमापन होता क्या है? ये वो तापमापी होता है जो हम शरीर के ताप को मापते हैं। जब हम शरीर के जिस तापमान को जिससे नापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अक्सर जब हमें फीवर हो जाता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एक थर्मामीटर देते हैं जिससे हमारा शरीर का टेम्परेचर पता चलता है। उसी को हम डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर बना कैसे होता है? इसमें कांच की एक लंबी छड़ होती है, ठीक है, जो समान इक्वली डायमीटर होता है। उसमें वो एक कांच की नली होती है, उसके एक सिरे पर बल्ब लगा होता है और उसके बीच वाली नली में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। अब हम क्या देखते हैं, जिसमें पे पारा भरा है उसके बाहर की पारे की नली के बाहर और पतली सी एक हमें चमकीली धारी सी दिखाई देती है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापन स्केल भी दिखाई देता है। अब जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमें एक स्केल भी होनी चाहिए। तो थर्मामीटर में एक स्केल होती है और उस स्केल का जो मेज़रमेंट होता है, उससे जो मेज़र किया जाता है उसे हम डिग्री सेल्सियस के द्वारा लिखते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। जो बॉडी का टेम्परेचर हमारा होता है वो 35 से 42 डिग्री के बीच ही होता है। इसीलिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज होती है, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लिनिक में हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्या,
तापमापन जैसे मैंने बताया कि थर्मामीटर क्या है, जिसमें हम शरीर के ताप को मापते हैं, वो क्या है, डॉक्टर थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में क्या होगा, एक लंबी सी कांच की छड़ होगी जो इक्वल डायमीटर होगा, इसके एक और क्या लगा होगा, बल्ब लगा होगा, इसके अंदर पारा भरा होगा और पारे की बाहरी चमकीली धारी होगी और एक स्केल दिया होगा। इस तरह से इसकी बनावट होती है किसकी, थर्मामीटर की। अब थर्मामीटर का उपयोग हम ताप मापने के लिए करते हैं और इसके मापक्रम को हम किस में दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करते हैं उनमें जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हमेशा हमारा किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। और ये रेंज कितनी होती है डॉक्टर थर्मामीटर की, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज होता है जो हमारे डॉक्टरी थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या कहा, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धोने के लिए किसी प्रतिरोधी घोल का उपयोग करना सुरक्षित होता है। क्या कहा है कि जब हम डॉक्टर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसे हम क्या करना चाहिए, उसे वो अच्छी तरह से धो लेते हैं। और या तो हम ऐसे घोल का इस्तेमाल करें जो प्रतिरोधी, मतलब उसमें जो भी टर्म्स कीटाणु जो रह गए हों अगर थर्मामीटर में हमारे, वो क्या हो जाए, उसमें से सारे के सारे कीटाणु क्या हो जाए, हट जाएं। ऐसे इस तरह के हम घोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाता है। हमने देखा है कि जब हम इसे धो लेते हैं अच्छी तरह से पानी से, फिर पकड़कर खूब अच्छी तरह से हमें उसे झटका देना चाहिए। झटके देने से क्या होगा, पारे का तल नीचे आ जाएगा और जैसे ही नीचे आएगा अगर हम बॉडी का टेम्परेचर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या था। इस तरह से हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब अगर हमने झटका दिया है, झटका देने के बाद हम ये देखते हैं कि जो पारे का लेवल था वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है या नहीं। उसके हमेशा थर्मामीटर में जब भी पारे का जो लेवल होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होना चाहिए। इसलिए ये याद रखिए कि जब भी हम डॉक्टर थर्मामीटर का इस्तेमाल करें तो पारे का जो रेंज होना चाहिए, जो पारा होना चाहिए, वो 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाना चाहिए। ताप को 37 डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर थर्मामीटर में जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो हम डिग्री सेल्सियस के साथ लिखेंगे। हमेशा जब भी हम बताएंगे एक रेंज को तो वो डिग्री सेल्सियस में बताएंगे। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इस मात्रा के साथ व्यक्त किया जाता है। हमें पता है कि जब डॉक्टर थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं तो 35 से 42 डिग्री का रेंज दिया जाता है और एक ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी हम इस तरह के टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे जिसमें तापमापी का प्रयोग करेंगे, थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, उसका टेम्परेचर हमेशा हम डिग्री सेल्सियस के साथ ही लिखेंगे। विदाउट ये यूनिट हम कोई भी टेम्परेचर को मेजरमेंट थर्मामीटर से नहीं सकते हैं। जब भी आप एक थर्मामीटर के द्वारा किसी भी रेंज को लिखते हैं तो वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ये था हमारा कि थर्मामीटर था जो हम डॉक्टर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें आज मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ये बात भी बताई गई इसके साथ साथ कि डॉक्टर जो थर्मामीटर होते हैं वो केवल मानव शरीर का, ह्यूमन बीइंग का केवल टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि मानव शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये तापमान जो ह्यूमन बीइंग का है वो 37 डिग्री से कम 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है वो 37 तक होता है, तो उसके मतलब है कि 35 से नीचे और 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उसकी रेंज जो बनाई गई है थर्मामीटर की वो 35 से 42 तक ही बनाई गई है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर इतना होता है, इसलिए उसके रेंज को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में एक ह्यूमन का उसके शरीर का, उसकी बॉडी का टेम्परेचर इन्हीं के बीच होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसे कहते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब हम अन्य वस्तुओं का ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य ताप मापी में काम में लाते हैं। जैसे ह्यूमन का टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही जब हम लैब में काम करते हैं तो हमें वहाँ भी टेम्परेचर को मेज़र करना होता है और वहाँ पे जिस टेम्परेचर को मेज़र करने की जो थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जो परिसर होता
होता है, उनका जो रेंज होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल प्रयोगशाला में करते हैं। प्रयोगशाला में भी हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ताप मापना पड़ता है, तो वहाँ पे हम थर्मामीटर का इस्तेमाल ना करके वहाँ पर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका रेंज 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, इसलिए वहाँ पर इस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर थर्मामीटर में विभंग है, मतलब एक बात कही गई है, विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने नीचे गिरने से रोकता है। क्या कहा है कि इसमें एक लाभ भी है जो डॉक्टर थर्मामीटर में होता है, ये पारे को एग्जैक्टली 35 डिग्री से नीचे गिरने के लिए रोक लेता है। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज को बनाया गया है, तो ये इसका विभंग है, मतलब ये इसका एक लाभ है कि ये इस रेंज के ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। अब नेक्स्ट क्या कहा? नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, या कहा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है हीट का। आपने देखा होगा जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं या आग पर रख देते हैं तो वो गर्म हो जाती है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। मैंने अपने नॉर्मल डेज में ये देखा है कि जब आप क्या करते हैं, एक बर्तन को आग पर रखते हैं तो वही वस्तु हमारी गर्म हो जाती है। ठीक जैसे ही हम आग बंद कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं, वही वस्तु हमारी ठंडी हो जाती है। इससे क्या पता चला? ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को प्रवाहित होती है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से पेचक ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इससे क्या समझ आया कि जब भी ऊष्मा का जो प्रवाह होगा, जो हीट का फ्लो होगा, वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हो जाएगा और ठंडी वस्तु की ओर से गर्म वस्तु की ओर होगा। तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा कि वस्तु पहले गर्म हो रही है, जब उसे हीट किया जा रहा है, जब हीट बंद कर दिया जाता है तो वो ठंडी हो जा रही है। इसका मतलब क्या? ये ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है कि कभी वस्तु ठंडी है तो कभी वही वस्तु गर्म हो जाती है। इसे कहते हैं हम ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे के स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहते हैं। कहा है कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जहां पर हीट क्या होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाती है। मतलब ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हो जाता है। इसे कहते हैं हम चालन। ठीक, कंडक्टेंस कहते हैं या कंडक्शन कहते हैं। जब ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगा तो हम कहेंगे ये क्या है? चालन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थित होती है। जो ठोस होते हैं उसमें हमेशा उनमें चलन के प्रक्रम द्वारा, मतलब गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चलती है, वो क्या है? हमारा कंडक्शन है। अब क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण के एल्युमिनियम, लोहा तथा तांबा वे वस्तुएं जो क्या करें, उन चीज़ों की बात करते हैं जिसमें हम ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। जैसे जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर ऊष्मा का चालक होती है, मीन्स वो गुड कंडक्टर है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की भी। जैसे कि घरों में जो वायरिंग होती है उसमें जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। उसमें क्या है? उसमें हीट का फ्लो आसानी से हो जाता है। ये तो उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा का चालक है, मतलब ये हीट के गुड कंडक्टर हैं। ज़्यादातर जितनी भी धातुएँ होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। कुछ अलग क्या होंगे? सेम एज इट इज। कुछ अलग वो होंगे जो ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होने देंगे। जैसे कि बात करें, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, ड्राई वुड हो गया, लकड़ी है, रबर है, ग्लास है, ये सारे का एग्जाम्पल है। कुछ अलग है, मतलब बैड कंडक्टर है, किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। प्लास्टिक की बात करें तो हम उसमें आसानी से हीट का फ्लो नहीं करा सकते हैं। लकड़ी की बात करें तो उसमें भी हीट का फ्लो आसानी से नहीं हो सकता है। तो ये कुचालकों को हम क्या कहते हैं? तो ऊष्मारोधी भी कहते हैं। मतलब कि क्या करते हैं ये ऊष्मारोधी है, ये इंसुलेटर है, ये बैड कंडक्टर है हमारे हीट के। क्यों? क्योंकि इनमें आसानी से फ्लो नहीं हो पाती है। और गुड कंडक्टर क्या है? जिसमें हीट आसानी से फ्लो हमारी हो जाती है। ठीक, ये सारे टॉपिक थे हमारे किसके? हीट के। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि ऊष्मा क्या होती है, थर्मामीटर क्या होता है, प्रयोगशाला में जो लैब में इस्तेमाल की जाते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर तापमापी वो क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होते हैं और बैड कंडक्टर क्या होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स इन क्लियर वे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।